हेलो एवरीवन। सभी को मेरा हेलो है। मैं सभी को ग्रीट करता हूँ और स्पेशली जो मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं मॉडल पब्लिक स्कूल के, मैं उनको स्पेशली अलग से हेलो करता हूँ, ग्रीट करता हूँ उन्हें। एंड मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं आप लोगों का नाम ले लूँ, ताकि नाम लेने से टीचर जब स्टूडेंट का नाम लेता है तो एक अलग ही एनर्जी और मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन क्रिएट होता है, जिससे पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो मैं आपका नाम लेता हूँ एक एक करके। जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, याद तो सभी रहते हैं लेकिन ध्यान से उतर जाता है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है मैं आपका नाम लेता हूँ। तो मैं किससे शुरू करूँ? स्पेशल हेलो है मुझे मेरा। किससे शुरू करें? हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु एंड शाहिद एंड आपको रोहित, अबुशाद, अनस, आरजू। अनस, आरजू एंड आपको और कौन कौन है? अमित है, प्रताप है, मंजरुल है, मंजरुल यानी समीर, इधर कासिम है, शुभम है, शुभम यानी आयुष एंड शोएब, शोएब अख्तर। मेरे ख्याल से सभी बॉयज़ में सभी के नाम आ गए। एंड गर्ल्स में इधर श्रेया, सपना, श्वेता, सुमैया, ये जो चारों एस हैं वो याद रहते हैं। एंड शीबा, शीबा कौसर। इसके अलावा मुस्कान, पूजा, निधि, अनामिका, शमा। मेरे ख्याल से सभी के नाम आ गए, किसी का छूटा तो नहीं। रीचा। और अगर कोई छूट गया हो तो बुरा नहीं मानना, समझ लेना कि मैंने दिल से नाम ले लिया है। अब ये वीडियो जब तक चलती रहेगी तब तक इस वीडियो लेक्चर के साथ आपका नाम भी जुड़ा रहेगा, चलता रहेगा। और गुड मॉर्निंग। अगर आप वीडियो सुबह देख रहे हो तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और अगर शाम को या रात को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। और गुड बाय भी बोलेंगे लेकिन आखिर में बोलेंगे, लास्ट के लिए रखते हैं उसको। चलिए, ये सेकेंड लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम हो चुका है और वीडियो मौजूद है चैनल पर, आप जाकर देखें, MPS भवानीपुर। और ठीक है, तो अब गुजारिश ये है कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहले जाकर उसको देखो। इसलिए कि वीडियो आपने नहीं देखा है इसका मतलब आपका लेक्चर ब्रेक है। जिस तरीके से सर्किट ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, उसी तरीके से अगर लेक्चर ब्रेक होगा तो दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे फ्लो होगा? नहीं फ्लो हो पाएगा। इसलिए पहले आप उसको देखो और फिर इससे कनेक्ट करो ताकि ये लेक्चर भी आपको समझ में आए पूरा पूरा। तो चलते हैं। हम क्या कर रहे थे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने 1897 में किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यानी एक ट्यूब लिया ग्लास का, उसमें दो मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, दो मेटल प्लेट्स। जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी में। मेटल प्लेट्स लगे होते हैं और उस मेटल प्लेट्स को कनेक्ट किया होता है सर्किट से, जिसमें यहाँ बैटरी लगा हुआ है। और ये किया क्या जा रहा था? एयर के थ्रू या गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जा रहा था, या एयर के थ्रू करंट फ्लो करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे तो एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर से क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन मैंने बताया था कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, कि अगर वो कंडीशन अचीव कर लिया जाए तो एयर भी करंट फ्लो करने लगता है, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है उधर से। तो ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ट्यूब को, डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाएगा, और ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अंदर जो एयर है या गैस है उसकी प्रेशर बहुत ज्यादा कम की जाती है। कहां तक? 10⁻³ mm Hg प्रेशर। और जो सर्किट हमने प्रोवाइड कराया है उस सर्किट में वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। तो वोल्टेज कितना, वो मैंने लास्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो में पूरा देख रहा था, तो मैंने उसमें वोल्टेज आपको नहीं बताया था कि कितना वोल्टेज किया गया। सिर्फ इतना मैंने बताया था कि हाई वोल्टेज था, लेकिन वो हाई वोल्टेज कितना ये मैंने नहीं बताया आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ बताए देते हैं कि 10 के वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए कि अपने घरों में जो करंट सप्लाई होता है ना, वो वोल्ट लगभग 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट आता है, वहां वायर को छू लेते हैं, टच कर लेते हैं तो अपनी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो समझो ये 10,000 वोल्ट कितना ज्यादा है। तो ये 10,000 वोल्ट और गैस की प्रेशर बहुत ज्यादा कम, जब ऐसा किया जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है। यानी ऐसा करने से
क्या पता चला कि कुछ रेज कुछ यहाँ से निकल के कुछ साइड में भागी, उधर गई। तो वो अगर चूंकि कैथोड से होकर उधर जा रही थी, इसलिए इसका नाम भी दिया गया, कैथोड रेज नाम दिया गया, कैथोड रेज। उसकी कैथोड रेज नाम दिया गया और उसकी एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ी गई, स्टडी की गई, उस पर रिसर्च किया गया। और प्रॉपर्टी पर रिसर्च करते करते, प्रॉपर्टी पर स्टडी करते करते, किसकी प्रॉपर्टी? कैथोड रे की, जो यहाँ से निकल के उस साइड में जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते करते जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, ठीक है ना। इसमें एक चीज वैक्यूम पंप के बारे में बता दूं और प्रेशर के बारे में आपको। वैक्यूम पंप क्या है? ये एक तरह का डिवाइस है, जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। प्रेशर को रेगुलेट करने का मतलब है कि प्रेशर को कम या ज्यादा करता है। तो वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं? प्रेशर को कम कर सकते हैं। हमें प्रेशर कम रखना था तो किसकी मदद से किया? वैक्यूम पंप की मदद से। अच्छा, वैक्यूम पंप प्रेशर को कैसे कम करता है, कैसे डिक्रीज कर देता है, वो एक जरा कॉन्सेप्ट आप देख लो। इसके अंदर क्या है? एयर है या गैस है। उस गैस को अंदर से हम जितना बाहर निकाल देंगे, यानी जितना कम गैस अंदर रखेंगे ना, उतना ही प्रेशर कम हो जाएगा। यानी अंदर हम प्रेशर कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर की गैस को कम करना पड़ेगा। यानी गैस बाहर निकाल दो तो अंदर गैस कम हो जाएगा, अंदर गैस कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम वैक्यूम पंप करता है। वैक्यूम पंप लगा से हम क्या करते हैं? अंदर के गैस को सक करके बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो जितना हम बाहर निकालते जाएंगे उतना ही अंदर प्रेशर कम होता चला जाएगा। ठीक है, और अंदर अगर हमने गैस एक लिमिटेड स्पेस में गैस हमने जबरदस्ती भरते जा रहे हैं, तो जितना हम भरते जाएंगे उतना ही प्रेशर अंदर का बढ़ता जाएगा। तो अंदर गैस ज्यादा लिमिटेड स्पेस में तो प्रेशर ज्यादा, अंदर लिमिटेड स्पेस में गैस कम तो प्रेशर कम, यही फंडा है। तो अब जितना अगर कस के ठूस दिया अंदर क्या गैस को, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें प्रेशर कम करना था, तो उसके लिए वैक्यूम पंप ने क्या किया? गैस को निकालना शुरू कर दिया। निकालते इतना प्रेशर हो गया 10⁻³ mmHg। ठीक है, गैस तो अंदर है, ऐसा नहीं कि सारा निकाल दिया। सारा निकाल देंगे तो वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम ऐसी जगह है जहां कुछ भी नहीं होता है। तो गैस अंदर है लेकिन बहुत कम है, ताकि प्रेशर उतना पहुंच जाए। वोल्टेज इतना 10,000 वोल्ट ये हो गया आपको। तो ये तो इतना हो गया। अब जो कैथोड रेज गई उनकी एक एक करके प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, आप देख लो वीडियो में। लेकिन कैसे? ये चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है। कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो चार्ज का ये फंडा है, कॉन्सेप्ट है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी एक प्लस और दूसरा भी प्लस, दोनों सेम है तो लाइक चार्ज हुआ। लाइक चार्ज हुआ तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। तो या फिर दोनों माइनस ले लिया, एक माइनस और दूसरा भी माइनस। अब माइनस ये भी सेम है तो ये भी लाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अनलाइक चार्ज, यानी एक प्लस ले लिया और दूसरा माइनस ले लिया, तो प्लस और माइनस अनलाइक चार्ज हुआ तो एक दूसरे को यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे पर ऐसा फोर्स लगाते हैं ताकि एक दूसरे के करीब आए। तो ये हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ क्यों जाता? पॉजिटिव से तो दूर भागना चाहिए था। तो इसका मतलब ये इसके नजदीक जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अंदर में नेगेटिव चार्ज है, यानी कैथोड रे नेगेटिव नेचर का है, पहली चीज। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई किया गया। एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया कि वाकई ये नेगेटिव ही चार्ज है। वो कैसे? कि एक मेटल प्लेट यहां लगाया, दूसरा मेटल प्लेट यहां लगाया और इसको यहां से सर्किट से कनेक्ट किया और यहां बैटरी लगा दिया। ठीक, तो ये बैटरी लगा ना, तो ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस वाला जिससे कनेक्ट हुआ है, सॉरी, ये मेटल प्लेट प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये वाला मेटल प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लगाने के बाद यहां से यहां के बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आप हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे 10th में या 11th 12th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। आप 12th में इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टेट में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ना है। और उसके आगे इलेक्ट्रोस्टेट के बाद आपको कैपेसिटेंस पढ़ना है 12th में, और कैपेसिटेंस के बाद आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे। अच्छा, 10th में भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो आपको 10th में भी मिल जाएगा। तो ये
इस दोनों के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, आगे हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये फ्लो होते होते ये जो स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे जा रही थी, ये लगाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूमने लगी। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम रही है, इसका मतलब ये अपने आप में नेगेटिव है, तभी पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पहला हो चुका है। ये क्या दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे पता किया? ये जो ट्रेवल कर रही है इसके रास्ते में हमने एक सॉलिड बॉडी रखा, सॉलिड बॉडी रखने पर इसकी शैडो बनी इस साइड में। सॉरी लाइट कट गया। ठीक है, तो वही स्ट्रेट लाइन के लिए सॉलिड बॉडी रखा रास्ते में, इस रेस के रास्ते में सॉलिड बॉडी रखा, तो इसकी शैडो बनी उस साइड में। तो पता चला शार्प शैडो बनी। तो शार्प शैडो तभी बनती है जब रेस क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अपनी शार्प शैडो बन रही है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी ये बोर्ड पर शैडो बनी हुई यहाँ पर। तो ये शैडो इसलिए बन पा रही है क्योंकि जो बल्ब है ना, उस बल्ब से जो रेज निकल रही है वो रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के बजाय कर्व लाइन में ट्रेवल करती, कर्व लाइन में टेढ़ा मेढ़ा, तो ये शार्प शैडो नहीं बनती। जैसे मान लो कि ये शैडो कैसे बना हुआ है, जो रेज वहां से चल के आ रही है बल्ब से, वो मेरे माथे पर ये सर के ऊपर टकरा रही है और ये बीच में आ जा रहा है। तो सामने क्या हो रहा है, ये रेज नहीं जा पा रहा है। अगर 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 ये कर्व लाइन में ट्रेवल करती ये रेज, तो यहां से जो मेरे पास से, मेरे बगल से जो रेज जा रही है, वो बगल से होके टेढ़ा घूम के ऐसे सीधा आ रही थी और टेढ़ा घूम के यहाँ पहुंच सकती थी अगर कर्व लाइन में ट्रेवल करती तो। ठीक है ना, जैसे देख लो यहाँ ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने एक पिलर रखा हुआ है, यहाँ सन है, सूरज है। तो सूरज से किरणें निकल के क्या करेंगी, चारों दिशाओं में जाएंगी। तो अपने को चारों दिशा से मतलब नहीं है, इधर जो आएंगी उससे मतलब है। तो रेज जो इधर आ रही है तो इस पर टकरा रही है, तो टकरा रही है तो इधर नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे सारी रेज इस पर आकर पड़ी, इस पर टकराई। ठीक, लेकिन एक रेज जो जस्ट इसको ऊपर से गुजरेगी, वो क्रॉस इसके जस्ट ऊपर से गुजरेगी, वो सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर पहली रेज यहाँ पड़ेगी, पहली रेज, उसके बाद जो सारी रेज उधर पहुंचेंगे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के मान लें कि रेस क्या करता है, कर्व लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये जो स्टेट यहां तक आई है, ये कर्व लाइन में ट्रेवल होकर इधर घूम जाती, ये यहां से इधर घूम जाती, ऐसे घूम जाती। हमने मान लिया कि कर्व लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो ऐसा मुमकिन था। और जब ऐसा हो जाता तो यहाँ जो शैडो बन रही थी, अब वहां शैडो बनेगी, यहाँ तो अब लाइट पहुंच रही है, अब वहां लाइट पहुंच रही है तो शैडो वहां नहीं बन पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब शार्प शैडो बन रही है, इसका मतलब रेस क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। दे हैव मोमेंटम और प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके रास्ते में पैडल व्हील रखा, पैडल व्हील। ठीक है, वहां लिख देते हैं थोड़ा सा आपको। वो साइकिल देखा होगा ना, साइकिल का जो वो पैडल होता है ना, उसी टाइप का कुछ यहां रख दिया, इसको हटा। रखने पर क्या हुआ, इस पार्टिकल ने इस पर टकराकर इसको घुमा दिया। इसका मतलब इस पार्टिकल के अंदर एनर्जी है, इसलिए इस पैडल व्हील को रोटेट करा दे रही है। या फिर ऐसे भी सोचो, इसके अपने आप में इसके अंदर मोमेंटम है, इसको मूव करा रही है, इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम है। तो क्या हो गया, तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव मोमेंटम और प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। अगली प्रॉपर्टी इसी लाइन से हमें पता चल जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि अगली प्रॉपर्टी, दे आर पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स साबित करना जरूरी है, इसलिए कि हमें जो मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। तो यहाँ पार्टिकल साबित होगा तभी तो हम कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन है। तो पार्टिकल साबित करना, प्रूफ करना जरूरी है। तो ये पार्टिकल कैसे सिद्ध हो जा रहा है, कैसे प्रूफ हो जा रहा है, मोमेंटम से, कि इसके अंदर मोमेंटम सिद्ध हो गया। अब मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, यानी इसके अंदर वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी यानी मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी है ही, और साथ ही साथ इसके अंदर मास भी है, मास इनटू वेलोसिटी यानी मास भी है, और मास एक पार्टिकल का ही हो सकता है। अच्छा, पार्टिकल साबित करना क्यों जरूरी पड़ गया, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि ये रेज जो निकल के उधर जा रही है ना, वो रेज पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी था कि कहीं ये वेव तो नहीं है, वेव तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वेव थोड़ी है, पार्टिकल है। लेकिन यहां हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि ये वेव नहीं है। तो वेव नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया।
वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जिस तरीके से यहाँ मेटल प्लेट्स लगा के सर्किट से कनेक्ट करके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया गया है, उसी तरीके से इसको हटा के एक हॉर्स शू मैग्नेट लगाया गया। हॉर्स शू मैग्नेट, यानी हॉर्स शू मैग्नेट एक मैग्नेट है कि मैग्नेट यहाँ है और यहाँ है, यहाँ मैग्नेट लगाया, यहाँ मैग्नेट लगाया, हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये वाला मैग्नेट नॉर्थ पोल और ये वाला मैग्नेट साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये साउथ पोल मैग्नेट, इस दोनों मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जिस तरीके से इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है, उसी तरीके से अगर हमने मैग्नेट लगाया यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला हॉर्स शू मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में इस रेज का बिहेवियर कैसा है उसको देखा गया कि ये रेज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तो इस मैग्नेटिकल फील्ड में ये रेज क्या है, डिफ्लेक्ट करने लगी। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट करने लगी, उसी तरीके से ये रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करने लगी, मूव कर गई, घूम गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से होकर अगर कोई वेव गुजरता है, तो वेव डिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये वाली चीज डिफ्लेक्ट करने लग जा रही है, इसका मतलब ये वेव नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है या उससे होके गुजरता है चार्ज पार्टिकल, तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ये चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड से होकर अगर चार्ज पार्टिकल क्रॉस करेगा या उसमें मूव करेगा आगे, तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करने लगेगा, यानी उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है। ये चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। तो ये जो रेज है ना, मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस कर रही है तो डिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। तो पहली चीज ये प्रूफ हुई कि वेव नहीं है, और दूसरी चीज प्रूफ हुई कि ये चार्ज पार्टिकल है। तो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इसलिए यहाँ पार्टिकल, यानी एक्सपेरिमेंट से भी पता चल गया कि पार्टिकल है, और मोमेंटम से भी मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल है। ठीक है, तब जो रेज है वो पार्टिकल है, यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम देख चुके। दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहां तक रिवीजन हो गया अपना। चलिए अब यहां समझते हैं, एक आयोनाइजेशन समझते हैं। आयोनाइजेशन यानी इस ट्यूब के अंदर जो गैस है ना, वो गैसेस आयोनाइज हो रही हैं, यानी एक आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर में। मतलब ये है कि जो इसमें कैथोड रेज बन रही है ना, वो कैथोड रेज किससे बन रही है, इलेक्ट्रॉन से बन रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि ये जो मतलब कि ये जो कैथोड है ना, इस कैथोड के अंदर में एटम्स हैं। कैथोड क्या है, एक मैटर है, और मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। इसका मतलब इस कैथोड के अंदर एटम है, तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रही हैं और वही कैथोड रेज बना रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज इसमें ऐड करना है और ये जानना है, बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीच में गैसेज है ना, गैसेज, वो गैस क्या है, गैस भी एक मैटर है, और मैटर एटम से बना होता है, तो गैस भी गैसियस एटम से बना होगा। अरे माना कि हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन गैस किससे बनता है, हाइड्रोजन एटम से बनता है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस लिया तो इसके अंदर ऑक्सीजन एटम होगा। अगर हमने नाइट्रोजन गैस लिया तो इसके अंदर नाइट्रोजन एटम होगा। यानी सब जगह एटम ही एटम तो छाए हुए ना अपने आसपास में, तो इसमें एटम है। तो जो कैथोड रेज बन रही हैं, इस कैथोड के अंदर जो एटम है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रही है, वो कैथोड रेज बन रही है। लेकिन सिर्फ अकेला इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो गैसेस है ना, गैसेस के अंदर में जो गैसेस के जो एटम्स है, उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन भी निकल के इधर मूव कर रही हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस कैथोड रेज में। यानी कैथोड रेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैथोड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड में जो एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल के उधर मूव कर रहा है। और यहाँ जो बीच में गैसेस है, उस गैसेस में जो गैसियस एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल के उधर मूव कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स उधर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है, कैथोड रेज है। अब ये कैसे होता है, गैसेस में से, गैसियस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। अब क्यों आयोनाइजेशन कहता है, क्या कहा जाता है, वो समझते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रही हैं, वो समझते हैं हम। अब इन सब का
इन सब का काम नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये जो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तो हाई वोल्टेज से क्या हो रहा है, हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स अंदर जनरेट हो रहा है। यानी ये वाला जो फोर्स लगा रहा है इधर के नेगेटिव चार्ज पर, पॉजिटिव प्लेट है ना, वो इस साइड के नेगेटिव चार्ज पर बहुत हाई फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा कौन है, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट खींच ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स से, हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स इसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुआ है, उसको खींच ले रहा है। साथ ही साथ वो तो इलेक्ट्रोड की कहानी हो गई, साथ ही साथ जो गैसेज है इसके अंदर, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो हाइड्रोजन एटम बहुत सारे होंगे, पूरे अंदर भरे होंगे। हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है ना, तो एक एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे इसके अंदर। तो हम एक एटम बना के समझते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम बनाएंगे तो न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, और इसके इर्द गिर्द में एक शेल होता है, उसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहां बना लिया। अब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुआ है, जिस फोर्स का इस्तेमाल करके ये वाली प्लेट इधर के नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी खींचा, और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो गैसेज है उन गैसेज में एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या करता है, पुल कर लेता है। झटके से पुल किया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज है, या कैथोड रेज है, उन कैथोड रेज में सिर्फ इस कैथोड का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि जो गैसेज है बीच में, उन गैसेज का भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों मिलके कैथोड रेज बना रही है इस तरीके से। तो अब देखो, अगर हाइड्रोजन गैस लिया है तो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को H से डिनोट करते हैं। इसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये खुद पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, यानी H अब बन जाएगा H प्लस। H प्लस क्या है, केटाइन बन जाएगा। केटाइन कैसे बनता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो केटाइन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एनाइन बन जाएगा। तो ये H प्लस बन गया, क्या बन गया, केटाइन। जैसे सोडियम है, सोडियम एटम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो Na प्लस बन गया, केटाइन बन गया, है ना। तो केटाइन बने या एनाइन बने, बन तो आयन ही रहा है ना। तो H प्लस क्या है, आयन है, आयन है। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से आयन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो फोर्स लगा के इन गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है और बचे कुछ जो रह रहा है वो आयन बन जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ गैसेस का क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, या गैसेस आयोनाइज हो जा रही हैं। तो एक प्रोसेस होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है गैसेस का, कि गैस आयोनाइज हो जाती है। कैसे आयोनाइज होता है, इधर वाली प्लस प्लेट जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इन गैसेस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को पुल करके निकाल लेता है। वो निकालेगा तो खुद जो बच गई वो आयन बन गई, पॉजिटिव आयन बनी, केटायन बनी। तो आयन ही तो बना ना, तो आयन बना तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन प्रोसेस हुआ, यानी अंदर में आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। और इसकी इलेक्ट्रॉन और कैथोड ट्यूब में भी एटम है, उस एटम में से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, इस कैथोड रेज में कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा, गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकलने का एक तरीका तो ये हो गया कि इसने खींच के निकाल लिया। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकली है, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकली है कैथोड में से, वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रेवल कर रही है, तो उधर जाते हुए इसको रास्ते में गैसेस मिल रहे हैं, यानी गैसेस से टकरा रहा है। तो मान लो कि इस एटम से टकराया, तो इस एटम से जब ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड में से निकली है,
कैथोड में से निकली हुई इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इस एटम से टकराएंगी, तो टकराते ही क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये भी एक मेथड है आयोनाइजेशन का, या गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन के निकलने का एक और मेथड ये है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रही है वो उसमें जाके टकरा रही है, उस एटम में, गैसियस एटम से टकरा रही है, और टकरा रही है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रही है। अब वो बाहर निकल रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है अपनी तरफ। तो दो मेथड हो गया, एक तो क्या कर रहा है कि ये पॉजिटिव प्लेट ही गैसियस आयन में से, क्या गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रही है, और दूसरा मेथड ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके उसमें से टकरा रहा है और वो निकाल दे रहा है। तो दोनों मेथड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन और कैथोड ट्यूब का, कैथोड का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और यही कंट्रीब्यूट कर रही है कैथोड रेज में। इतना हुआ। तो अब यही है कि जे थॉमसन ने अब फाइनली कंक्लूड कर दिया कि भाई एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर एक पार्टिकल होता है जो नेगेटिव चार्ज का होता है। यानी अभी तक, इससे पहले तक हम क्या समझते थे, ये समझते थे जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कि सबसे छोटी पार्टिकल जो है वो एटम है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने ये कंक्लूजन दे दिया कि ये जो कैथोड है वो एटम से बना हुआ है, गैसियस एटम है वो गैस है वो गैसियस एटम से बना हुआ है। उन एटम में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि एटम के अंदर पार्टिकल है जो नेगेटिव नेचर का है। ये पहली पार्टिकल मिली यहाँ पर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट इसी में जे थॉमसन ने और किया फाइनल, और ये दिखाने, ये जिससे ये साबित हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना, किसी खास एटम में नहीं पाया जाता, बल्कि दुनिया के सारे एटम में पाया जाता है। ठीक है, अपना ये पूरा यूनिवर्स जो है एटम से बने हुए, हम जिधर नजर उठाएंगे एटम को पाएंगे। यानी एटम ही एटम, अपने चारों तरफ हवा है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस है उसके अंदर, नाइट्रोजन एटम है ना। जैसे कार्बन है उसके अंदर कार्बन एटम है, आयरन है उसके अंदर आयरन एटम है, अपना जिस्म है पूरा, इसके अंदर एटम है। सेल्स है ना, सेल अपना पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। तो सेल किस चीज से बना है, एटम से बना हुआ। यानी हर जगह एटम है, और दुनिया के सारे एटम में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, कोई एटम बगैर इलेक्ट्रॉन के नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे सबसे हल्की चीज कौन होती है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। उस हाइड्रोजन गैस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे हल्की गैस में, सबसे हल्का एलिमेंट में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बाकी सब तो इससे भारी भारी वाले हैं, इससे वजनी है, इससे हेवी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इससे पता चलता है कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कोई टाइप्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई टाइप्स नहीं होता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग होगा और ऑक्सीजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के अंदर में भी होगा, उसी टाइप जैसा, मतलब उसी टाइप का, उसी जैसा। मतलब कि आपका एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। यानी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या है, 8 प्रोटॉन है, और इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले पर 2 और आखिरी पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन हम कंपेयर कर रहे हैं, दो एलिमेंट को कंपेयर करके बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। भले एटम अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट के या अलग अलग मैटर के एटम अलग अलग होंगे। यानी कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, इन दोनों में फर्क होगा, लेकिन कार्बन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं होगा। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, और उसके इर्द गिर्द में 1 2 3 4 5 सॉरी पहले पर 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी वाले पर 4। तो ये पहले पर 2 हो गया और आखिरी वाले पर 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, इसमें एक यहाँ एक यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अलग तरह के नहीं होंगे, इनका कोई टाइप्स नहीं होता है कि ये अलग तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अलग तरह। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जो इलेक्ट्रॉन ये होगा वही इलेक्ट्रॉन ये भी होगा।
ठीक है, हूबहू हम शक्ल। और इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कंपेयर करें तो ये इलेक्ट्रॉन में भी कोई फर्क नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये है वही इलेक्ट्रॉन ये भी है। तो कार्बन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक जैसे होते हैं। यानी आप अंटार्कटिका में जाकर वहां से किसी मैटर में से, पैसिफिक ओशन में जाके वहां किसी मैटर से आप इलेक्ट्रॉन उठाकर लाओगे और यहाँ मौजूद किसी मैटर में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का होता है। हाँ, एटम में फर्क होगा, जैसे आयरन और कॉपर। तो आयरन मैटर या आयरन एलिमेंट में जो एटम है वो एटम अलग होगा और कॉपर एलिमेंट में जो एटम है वो एटम अलग होगा। एटम में फर्क होगा लेकिन एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में फर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे होते हैं। तो ये बात साबित करने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने अब क्या किया, इलेक्ट्रॉन की सबसे ये कैथोड रे पार्टिकल है ना जो नेगेटिवली चार्ज है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता करी उन्होंने। क्या प्रॉपर्टी था, इसको हटाओ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल। जब नेगेटिव पार्टिकल के एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल होता है, इस बात की जब डिस्कवरी जे थॉमसन ने कर दी तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कहा कि हाँ ठीक है नेगेटिव पार्टिकल होता है, लेकिन ये तो बताओ आप कि अगर उसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज कितना है, और पार्टिकल है तो उसका मास कितना है, ये बताओ तो सही पहले। तो जे थॉमसन इसकी खोज में लग गए कि जो पार्टिकल है एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला, उस पर चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, ये पता करने में लग गए। जे थॉमसन ने सारी जिंदगी खपा दी, लेकिन वो एग्जैक्ट चार्ज उस पार्टिकल पर कितना है वो ये नहीं बता पाए, मास कितना है उसका ये भी नहीं बता पाए वो। लेकिन उन्होंने एक काम किया जिसकी मदद से मास या चार्ज, जिसकी मदद से मास पता चल सका। बाद में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक हुआ आगे चलकर, उस R.A. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, R.A. मिलिकन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो पता चल गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, कितना होता है आपको याद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये R.A. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता किया, और उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस दोनों के बारे में जे थॉमसन से पूछा गया कि आप चार्ज और मास तो बताइए उसका, तो वो नहीं बता पाए थे। लेकिन एक काम किया जे थॉमसन ने, वो चार्ज और मास तो नहीं बता पाए, लेकिन चार्ज अपॉन मास ये बता दिए वो। यानी चार्ज अपॉन मास, चार्ज कितना है वो नहीं मालूम, मास कितना है वो नहीं मालूम, लेकिन चार्ज अपॉन मास समहाउ किसी तरह वो इसको फाइंड करने में कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए। तो इसकी वैल्यू, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू उन्होंने बताया ये होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ये वैल्यू आई। ये चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है, ये रेशियो उन्होंने कैसे पता किया, इसको समझने के लिए आपको 11th और ये किस चैप्टर में मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11-12 में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको, तो वो पढ़ना पड़ेगा। वहां
जब जाओगे ना तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक इक्वेशन बनाया और उस इक्वेशन के बाद चार्ज अपॉन मास रेशियो जे थॉमसन ने निकाल दिया कि इतना होता है, पहली चीज। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अच्छा ये निकालने के बाद, चार्ज अपॉन मास निकालने के बाद आगे आर ए मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाल दिया। चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू इतना पता चल गया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये मिलिकन ने बता दिया। तो चार्ज बता दिया और पहले से चार्ज अपॉन मास जे थॉमसन ने बता दिया। इस चार्ज अपॉन मास और इस चार्ज की हेल्प से मास निकाल लिया गया न्यूमेरिकली। उसको इलेक्ट्रॉन को वजन कर पाना मुमकिन नहीं है कि किसी तराजू में रख के तौल लेंगे, वो इतना छोटा होता है। और जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं, मानते ही नहीं कि इसके अंदर मास है। मास है उसके अंदर, लेकिन इतना ज्यादा कम है कि उसके मास को कंसीडर करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर करते ही नहीं है, इतना ज्यादा कम होता है। तो इस मास को वजन कर पाना, तौल कर पाना मुमकिन नहीं है। तो मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। किस तरीके से सॉल्व किया गया, कैथोड वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज अपॉन मास रेशियो जे थॉमसन ने दिया वो ये है, और आर ए मिलिकन ने चार्ज की वैल्यू बता दी इतना। तो चार्ज की ये वैल्यू इस चार्ज की जब जगह पर रख देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम यहां आ गया, अपॉन में मास, अब बराबर ये एक इक्वेशन बन गया। मास को यहां ले जाएंगे, इसको यहां लाएंगे और इस चीज में इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मास निकाला गया, एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया, वो आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला गया। इसको आर ए मिलिकन ने निकाला और इसको जे थॉमसन ने किया, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया अब कि अंदर के गैस को बदल बदल कर देखा, जो कैथोड रेज बन रही हैं उसको और फर्दर स्टडी करने के लिए। अब साइंटिस्ट लोग तो पागल टाइप होते हैं, वो रुकते थोड़ी है कहीं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं। तो मानते कहाँ है वो, इसलिए तो वो इतना मशहूर है, हम लोग यहीं पर रह गए अभी तक। ये क्या है, इसके अंदर इतना कहानी हो जाने के बाद भी जे थॉमसन ने अब क्या किया, अब गैस बदल के चेक किया। अंदर में मान लो पहले हाइड्रोजन गैस रहा होगा, बाद में हीलियम गैस रखा, फिर ऑक्सीजन गैस से चेक किया, फिर नाइट्रोजन गैस से चेक किया। ये गैस बदल बदल के चेक किया, और सिर्फ गैस नहीं बल्कि कैथोड के मटेरियल को भी बदल बदल के चेक किया। मान लो कि पहले कैथोड आयरन का लिया होगा, बाद में कॉपर का लिया या जिंक का लिया, है ना, इसी तरीके से एल्युमिनियम का लिया या सिल्वर, जो भी लिया होगा, ये मटेरियल को भी बदल बदल के चेक किया कि जो कैथोड रेज बन रही है, तो हाँ कैथोड रेज बन रही है, हर केस में कैथोड रेज बन रही है। कैथोड रेज का जो पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को स्टडी किया ना, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बदल रहा था, मटेरियल बदल रहे हैं। कैथोड की आयरन रखा, कॉपर रखा, जिंक रखा, मटेरियल बदल रहे हैं। तो हर बार में जो कैथोड रे बन रही है ना, उस कैथोड रे पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है, सेम रह रही है। गैस को चेंज किया, हाइड्रोजन गैस रखा, हीलियम गैस रखा, नाइट्रोजन गैस रखा, हर केस में जो कैथोड रेज बन रही है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के नेचर को चेंज कर दो, चाहे कैथोड के मटेरियल को चेंज कर दो, हर केस में एक ही टाइप की कैथोड रेज जा रही हैं, प्रॉपर्टी नहीं बदल रही। इससे पता चल रहा है एक ही टाइप की कैथोड रेज जा रही है, कि कैथोड रेज एक ही तरह का होता है। कैथोड रेज एक तरह का होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह का होता है। अभी मैंने बताया था ना कि दुनिया के सारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का होता है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि अच्छा, चाहे आप ऑक्सीजन का एटम लो, चाहे आप कार्बन का एटम लो, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सेम होंगे। ये बात किस तरह पता लगी, इस तरीके से, चार्ज अपॉन मास। पहले गैस जो लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, माना कि कौन सा गैस लिया पहले, वो शायद हीलियम गैस पहले लिया था, तो हीलियम गैस लिया। तो हीलियम गैस के केस में चार्ज अपॉन मास निकाला। हीलियम गैस के केस में कैथोड रे पार्टिकल बनी होगी, उस पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला, इतना आया।
अब गैस चेंज किया, गैस चेंज करके फिर कैथोड रे पार्टिकल बनी होगी, उस पार्टिकल का चार्ज अपन मास रेशियो निकाला, अगेन यही वैल्यू आया। फिर और गैस चेंज किया, अगेन यही वैल्यू आया। नेचर बदला, अगेन यही वैल्यू आया। बार बार में यही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में एक ही पार्टिकल निकल रहा है जो हर केस में सेम है। कोई भी एटम रख दो, अंदर हाइड्रोजन एटम रखो, हीलियम एटम रखो, कार्बन एटम रखो, यहाँ आयरन एटम रखो, सिल्वर एटम रखो, गोल्ड एटम रखो, कॉपर एटम रखो, जिंक एटम रखो, हर एटम के केस में एक ही पार्टिकल निकल रहा है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और लिख लो कि ये जो चार्ज अपॉन मास की जो ये वैल्यू है, इट इज independent of nature of gas and material of electrode। इलेक्ट्रोड या कैथोड, इलेक्ट्रोड ही लिख लेते हैं। ये वैल्यू नहीं बदलेगी, इंडिपेंडेंट है, उससे आजाद है। मतलब चार्ज अपन मास कह रहा है कि भाई आप अंदर गैस कोई भी रख दो, मैं तो यही वैल्यू दूंगा। चार्ज अपन मास कह रहा है कि भाई अब कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड लगा दो, मैं तो यही वैल्यू दूंगा। इसका मतलब क्या कि मैं हर केस में एक ही पार्टिकल दूंगा, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हो गई। जे थॉमसन ने क्या किया, डिस्कवरी किया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, कि दुनिया के सारे एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या होगा वो जे थॉमसन ने सजेस्ट नहीं किया। नाम इलेक्ट्रॉन दिया, किसने दिया, किसी और साइंटिस्ट ने दिया। जानते हैं आप किसने दिया, बताओ बताओ, अब बताएं कैसे, लाइव तो चल नहीं रहा है। एस्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे, एस्टोनी, ठीक है, STONEY। देखो मैं जो बता रहा हूं ना उसको आप लिख लेना अपने लैंग्वेज में, और यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिख लेना इस तरीके से, एस्टोनी। तो एक क्वेश्चन आता है, हु क्वाइंड द टर्म इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन टर्म को या इलेक्ट्रॉन वर्ड को किसने क्वाइंड किया, यानी किसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। यार ये लाइट, चलो वैसे भी लेक्चर खत्म ही है, आप सुनो इसको कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने किया, क्वाइंड किसने किया, तो उसका नाम आएगा, साइंटिस्ट का नाम होगा एस्टोने। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो उसका नाम आएगा जे थॉमसन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होता है। ठीक है, गुड बाय एवरीवन। मैंने कहा था आखिरी में गुड बाय बोलेंगे, इसलिए गुड बाय बोल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए। चलिए।